गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 8 प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। क्या होता है? इस अध्याय में हम विभिन्न राशियों का प्रतिशत व उस पर आधारित लाभ हानि ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिशत यानी कि परसेंट के बारे में। क्या होता है परसेंट? प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर 100 होता है। परसेंट लैटिन भाषा में ये वाक्यांश परसेंटनम का लघु रूप है जिसका अर्थ होता है प्रति 100। इसे इस चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता है। परसेंटेज का ये चिन्ह है, ठीक है? क्योंकि प्रतिशत भिन्न का एक रूप है, अतः हम इसे भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में और विलोमत भी प्रकट कर सकते। कुछ उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण नंबर 1, निम्नलिखित को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 1/4। तो क्या करेंगे? 1/4 को गुणा करेंगे 100 से। 1 को गुणा करेंगे 100 से 4 को, ये हो गया। 4 को काटा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25/100 यानी कि 25%। ऐसे ही दूसरा है 1/2। 1/2 करा, 2 से काटा, 2 पंजे 10, शून्य, 50/100 यानी कि 50। तीसरा है 2/3। 2/3 को हमने गुणा करी 100 से, 200/300 हो गया। ये 200/300 हो गया, यानी कि क्या करा हमने? 200/300। 303 की तो हमने गुणा भाग कर दी 200 से, तो ये हो गया 66 सही 2/3, और 100 हमने ऐसे ही रहने दिया, तो ये हो गया 66 सही 2/3%। ठीक है। अगला हमने क्या किया? 13/5। 13 गुना 100/5 गुना 100 यानी कि 260/100, ये हो गया 260%। ठीक है। उदाहरण नंबर 2 से देखते हैं। निम्नलिखित को भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला 10% है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत की संख्या में के स्थान पर 1/100 से गुणा करके सरल करते हैं। 10% का मतलब हो गया 10 गुना 1/100 यानी कि 10/100 यानी कि 1/10, इसका हो गया उत्तर। दूसरा है 20%। 20% यानी 20 गुना 1/100 यानी कि 20/100 यानी कि 1/5 इसका। तीसरा है 60%। 60%, 60 गुना 1/100 यानी कि 60/100, इसको सॉल्व किया 3/5, इसका उत्तर हो गया। चौथा है 75%। 75%, 75 गुना 1/100 यानी कि 75/100 यानी कि 3/4, इसका हो गया। ठीक है। उदाहरण 3 क्या है? निम्नलिखित को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। 0.15 है, इसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए दशमलव के 2 स्थान दाईं ओर खिसकाकर संख्या को प्रतिशत के चिन्ह के साथ लिखते हैं। यहाँ पे है ये पहला है, ये 0.15, इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करा? 2 स्थान दाईं ओर खिसका दिया और प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया। 1 2 यानी 2 ही संख्या, तो 15% का उत्तर। दूसरा है 0.37। क्या करा कि 100 से गुणा, इसका हमने 2 के बाद लगा दिया, तो ये हो गया 37। तीसरा है 0.12। 2 के बाद प्रतिशत वो लगाना है हमें दशमलव, तो 2 के बाद दशमलव लगाया 5%, 12.5%। तीसरा है 101.35, तो 135%। ठीक है। उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 24%। किसी प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम प्रतिशत का संकेत हटाकर दशमलव बिंदु के 2 स्थान बाईं ओर खिसका देते हैं। पहला 24% का मतलब होगा 24 गुना 1/100 यानी कि 0.24। जैसे इसमें हमने 2 के बाद प्रतिशत 2 के बाद खिसका के और प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया, इसमें क्या करा कि 24% है, 2 के बाद हमने तो भिन्न में व्यक्त हो गया। ठीक है। दूसरा है 28.4%, तो ये हो गया
0.284। तीसरा है 40%, तो ये हो गया 0.40। चौथा है 225%, तो ये हो गया 2.25। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसी दी गई राशि का प्रतिशत ज्ञात करना। किसी दी गई राशि का प्रतिशत ज्ञात करने की विधि समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरण देखिए। उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है, 250 का 30% ज्ञात कीजिए। तो 250 का 30% मतलब हो गया 250 गुना 30, और अगर प्रतिशत को हमें भिन्न में बदलना तो क्या करते हैं, गुना 1/100। एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य, 25 दिया 75 इसका उत्तर हो गया। मतलब 250 का 30% हो गया 75। उदाहरण नंबर 2 देखेंगे। अनुपमा ने वार्षिक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। यदि अधिकतम अंक 800 हो तो अनुपमा को कुल कितने अंक मिले। अनुपमा को मिले अंक बराबर 800 का 75%, भाई 800 है और उसका 75% उसे मिले हैं, तो 800 गुना 75%, यानी 800 गुना 75 गुना 1/100, 2 शून्य से 2 शून्य करा, 75 अट्ठे 600 अंक उसे प्राप्त हुए। ठीक है। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। एक गांव में 52% तो पुरुष है। यदि गांव की जनसंख्या 3,65,000 हो तो पुरुषों और स्त्रियों की अलग अलग संख्या ज्ञात की। पुरुषों की संख्या है 3,65,000 का 52%, यानी कि 3,65,000 गुणा 52, 3,65,000 गुणा 52/100, 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 21 से गुणा करी तो आ गया 1,79,800। अब स्त्रियों की संख्या कैसे निकालेंगे, नगर की जनसंख्या कितनी है, नगर की जनसंख्या में से पुरुषों की संख्या को माइनस कर, 3,65,000 में से 1,79,800 माइनस करा तो ये हो गया 1,75,200। तो गांव में पुरुषों की संख्या इतनी हो गई और स्त्रियों की संख्या इतनी। ठीक है, यही तो बताना था, अलग अलग। पुरुषों की 1,79,800 और स्त्रियों की हो गई 1,75,000। उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। डीजल का मूल्य 30 रुपए प्रति लीटर था, अब उसका मूल्य बढ़कर 36 रुपए लीटर हो गया है। डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। डीजल का बड़ा मूल्य क्या है, वर्तमान मूल्य घटा पहले का मूल्य है। 36 में से 30 को माइनस कर 6 रुपए प्रति लीटर बना। मूल्य में प्रतिशत बढ़ोतरी हुई 6/30 गुना 100, यानी कि 600/30, यानी कि 20% की वृद्धि। 30 तो था ना, तो मैक्स यहाँ पे 30 इसलिए आया, तो मूल्य में बढ़ोतरी 20%। मूल्य में वृद्धि ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, पहले बड़ा मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, फिर पहले के मूल्य से भाग देते हैं। जो भी पहले का मूल्य है, जैसे इसका 30 था तो इसे हमने भाग दे दिया। फिर क्या करते हैं, अब प्राप्त भिन्न या भागफल को प्रतिशत में बदल देते हैं। उदाहरण नंबर 5 से समझते हैं। 1991 में किसी जिले की जनसंख्या 4,64,840 थी। 2001 में उसकी जनसंख्या 5,57,808 हो गई। जिले की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ गई। पहले लिखेंगे 2001 में जिले की जनसंख्या 5,57,808 है। 1991 में जिले की जनसंख्या 4,64,840। अब लिखेंगे अतः जनसंख्या में वृद्धि, इसमें से इसको घटा दिया तो आ गया 92,968। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि बतानी है, जनसंख्या वृद्धि बटे पहले की जनसंख्या गुना 100। जनसंख्या वृद्धि है 92,968 और पहले की थी 4,64,840, गुना 100 कर दिया, इसको इससे भाग कर दिया, 20 आ गया। तो 20 आ गया तो जिले की जनसंख्या में वृद्धि 20% उत्तर हो गया। ठीक है। उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। चावल का मूल्य 20 रुपए किलो है, बाद में मूल्य घटकर 18 रुपए किलो रह गया। चावल के मूल्य में कितने प्रतिशत कमी हुई बताना है। तो चावल का पहले का मूल्य 20 रुपए प्रति किलो, बाद में मूल्य रह गया 18 रुपए। कितनी आई मूल्य में कमी, 20 में से 18 घटा दिया, 2 रुपए प्रति किलो की कमी आ गई। तो क्या करा, मूल्य में प्रतिशत कमी क्या आई, मूल्य में कमी बटे पहले का मूल्य गुना 100, 2/20 गुना 100, शून्य से शून्य कटा, 2 से 2 कटा, तो ये हो गया 10। तो मूल्य में कितनी कमी आई, 10% की। अगला देखते हैं उदाहरण नंबर 7। एक तार की लंबाई 50 मीटर थी, उसमें से 6 मीटर का एक टुकड़ा काट लिया गया, तार की लंबाई कितने प्रतिशत कम हो गई।
तो तार की पहले लंबाई थी 50 मीटर और काटे गए टुकड़े की लंबाई 6 मीटर। तो तार की लंबाई में कमी हो गई, 50 में से 6 को 6 मीटर ही हो गई। लंबाई में प्रतिशत कमी 6/50 गुना 100, यानी कि 600/50, ये हो गया काट के 12। तो तार लंबाई में कम हो गया 12%। वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए बड़ा मूल्य पहले का मूल्य गुना 100, कमी प्रतिशत निकालने के लिए घटा मूल्य पहले का मूल्य गुना 100। वृद्धि हो या कमी हो उसके पहले मूल्य को ही हम बटे में रखेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक राशि को किसी अन्य राशि के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना। यह ज्ञात करने के लिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देकर 100 से गुणा करते हैं। उदाहरण नंबर 1 से 7 संख्या 25 का कितना प्रतिशत? वांछित प्रतिशत 7/25 गुना 100, 25 चौका 100, 7 चौक 28, तो ये हो गया। अतः 7 संख्या 25 का 28% है। संख्या बटे कितने प्रतिशत है और गुणा 100 कर दिया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2, 15.5 किलो 50 किलो का कितना प्रतिशत? यहाँ हमने यह ज्ञात करना है कि 15.5 संख्या 50 का कितना प्रतिशत है। तो वांछित प्रतिशत संख्या बटे 50 गुना 100, इससे इसे काटा, काट के हो गया इंटू 10, कट गया, 5 से काटा 5 थी 15, 5 एकम 5, 31 हो गया। तो 15.5 किलो 50 किलो का 31% इसका उत्तर हो गया। उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है? एक दुकान में 500 आम थे, उनमें से 150 आम बिक गए। अब दुकान में कितने प्रतिशत आम बचे? शुरू में आमों की संख्या 500, बिक गए आमों की संख्या 150, शेष आम कितने हुए? 350। तो शेष आमों का प्रतिशत बताना। शेष आमों का प्रतिशत बटे कितने थे गुणा 100। 2 शून्य से 2 शून्य कर रहा, 5 सत्ते 35 और शून्य। दुकान में 70% आम बचे। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 से समझते हैं। सौरभ ने गणित में 50 में से 33 अंक प्राप्त किए और हिंदी में 60 में से 36 अंक। उसने किस विषय में अच्छे अंक मिले? गणित में मिले अंकों का प्रतिशत 33/50 गुना 100, ये कटा 5 दूनी 10, 33 दूनी 66%। तो गणित में तो मिले उसे 66% अंक, हिंदी में मिले अंकों का प्रतिशत 36/60 गुना 100, 36, ये हो गया 60। तो हिंदी में मिले 60% अंक। इस प्रकार सौरभ को गणित में अच्छे अंक 66 मिले, तो इसमें 60, तो इसमें ज्यादा अच्छे मिले ना, तो इसका उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे लाभ और हानि क्या होती है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। ठीक है, आओ करते हैं। किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो मूल्य देना पड़ता है उसे वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं। किसी वस्तु को बेचने के लिए जो मूल्य प्राप्त होता है उसे वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कहते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर अगर अधिक मूल्य प्राप्त होता है तो उसे लाभ यानी कि प्रॉफिट कहते हैं। अगर किसी वस्तु को बेचने पर कम मूल्य प्राप्त होता है तो उसे हानि यानी कि लॉस कहते हैं। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जमा लाभ होता है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, या विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि होता है। तो अगर ये पेन है, ये पेन सपोज मैंने खरीदा 5 रुपए का, तो 5 रुपए इसका हो गया क्रय मूल्य। मैंने अपने दोस्त को 10 का बेच दिया, तो 10 रुपए इसका हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, अब मुझे इसे बेचने में ज्यादा रुपए प्राप्त हुए, 5 का खरीदा 10 प्राप्त हुए हैं, तो कितने रुपए हो गए? 5 रुपए की मुझे लाभ हुआ। अगर मैं ये 5 का खरीद के 4 रुपए का बेच देती तो मुझे क्या होता? 1 रुपए की हानि होती, क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम है। ठीक है, ये इसका मतलब है। अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होता है तो लाभ होता है, अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम होता है तो हानि होती है। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं। अगर हमें लाभ या हानि निकालनी है तो हमेशा क्रय मूल्य देखना होता है कि कितने का उसका क्रय मूल्य है, तभी हमें पता चलता है लाभ हुआ है कि हानि। उदाहरण नंबर 1 से समझते हैं। एक व्यापारी ने एक टीवी 8,500 में खरीदा और 10,200 में बेच दिया। उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब टीवी का क्रय मूल्य कितना है? 8,500, और टीवी का विक्रय मूल्य कितना है? 10,200।
तो विक्रय मूल्य बढ़ा है ना क्रय मूल्य से, तो विक्रय मूल्य बढ़ा है क्रय मूल्य से, तो उसे लाभ हुआ। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 10,200 घटाव 8,500 यानी कि 1,700 का उसे लाभ हुआ, और ये इसका उत्तर हुआ। ठीक है बच्चों, उदाहरण नंबर 2 से समझते हैं। एक साड़ी विक्रेता ने 25 साड़ियां 300 रुपए प्रति साड़ी की दर से खरीदी। उसने सभी साड़ियों को 6800 में बेच दिया। उसे कितना लाभ या हानि हुई? तो 25 साड़ियों का क्रय मूल्य 25 गुना 300 यानी कि 7500 हो गया। उनका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 6800। विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य 6800 है और क्रय मूल्य 7500 है, तो उसे हानि हो गई। तो अतः उसे हानि हुई। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 7500 में से 6800 घटा दिया, बचे हमारे पास 700 की हानि, और यही हमारा हो गया उत्तर। ठीक है बच्चों, उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। दिनेश ने एक पुरानी साइकिल 700 में खरीदी। उसकी मरम्मत पर 100 रुपए तो खर्च हो गए। बाद में उसने वो साइकिल को 900 में बेच दिया। उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? अब हमें लाभ या हानि प्रतिशत में बतानी है। पहले क्या करा हमने? साइकिल का क्रय मूल्य 700, मरम्मत पे खर्च 100, तो कुल लागत मूल्य कितना हो गया? 700 जमा 100 यानी कि 800, और विक्रय मूल्य कितना है? 900। विक्रय मूल्य बड़ा है लागत मूल्य से, तो साइकिल को बेचने पे लाभ हुआ उसे, यानी कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाव लागत मूल्य। 900 में से 800 घटा दिया, 100 रुपए का लाभ हो गया। अब हमें बताना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। 100 रुपए का लाभ है, गुना 100 बटे 800, इससे ये कट गया 12.5, इसका उत्तर हो गया। तो दिनेश को साइकिल बेचने पर 12.5 रुपए, 5% का लाभ हुआ। अब सामान बेचने से पहले उस पर जो अतिरिक्त व्यय जैसे मजदूरी, वाहन शुल्क, मरम्मत आदि लगते हैं, उन्हें ऊपरी व्यय यानी कि ओवरहेड चार्ज कहते हैं। ऊपरी व्यय क्रय मूल्य का ही हिस्सा बन जाते हैं। अतः लागत मूल्य बराबर क्रय मूल्य जमा ऊपरी व्यय। उदाहरण नंबर 4 से समझते हैं। रमेश ने एक गाय 6000 में खरीदी, फिर उसे 5100 में बेच दिया। उसने उसे कितने प्रतिशत हानि? तो गाय का क्रय मूल्य 6000 है, गाय का विक्रय मूल्य 5100, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो 900 की तो हानि हो गई उसे। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। हानि है 900 की, 6000 उसका क्रय मूल्य, और गुना कर दिया 100। 2 शून्य 3 शून्य कट गए, 1 शून्य बच रहा है। 6 से घटा, 6 एकम 6, 6 15 हो गया। तो राकेश को गाय बेचने पर 15% की हानि हुई। अब उदाहरण नंबर 5 देख। किशन ने एक रेडियो 800 में तो खरीदा, और वैसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो? तो रेडियो का क्रय मूल्य 800 है, लाभ बराबर क्रय मूल्य का 15%, यानी कि 800 का 15%। तो 800 गुना 15 बटे 100, 2 शून्य से 2 शून्य करा, 15 अट्ठे 120। तो रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य जमा लाभ, 800 जमा 120 यानी कि 9। पहले हमने क्या किया? 800 रुपए लाभ बताना है कि वो उसमें से प्रतिशत में दे रखा है, 15% हमें लाभ दे रखा है। हमें बताना है कितने रुपए का बेचे कि उसका लाभ हो। तो 800 का 15% निकाला, 120 क्रय मूल्य में वो हमने लाभ जोड़ दिया, तो हमें विक्रय मूल्य पता चल गया। अगला देखते हैं उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है। दीपा ने अपना टीवी 20% लाभ से बेच दिया। यदि उसे कुल 12,000 का लाभ हुआ तो टीवी का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसने 20% लाभ पे बेचा है और उसे कुल 1200 का लाभ हुआ है। कुल लाभ 1200, लाभ प्रतिशत में 20%। 20 लाभ है तो क्रय मूल्य 100 होगा, और यदि 1 लाभ है तो क्रय मूल्य 100 बटे 20, और 1200 लाभ है तो क्रय मूल्य 100 बटे 20 गुना 1200 यानी कि 6000, तो इसका क्रय मूल्य। तो टीवी का क्रय मूल्य कितना हो गया? 6000। 6000 पता है और लाभ पता है हमें, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य जमा लाभ, 6000 जमा 1200 यानी कि 7200, इसका उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। रमेश ने 5 दर्जन संतरे 60 दर्जन की दर ₹60 दर्जन की दर से खरीदे। उनमें से 6 संतरे खराब निकल गए।
शेष को उसने 70 रुपए दर्जन की दर से बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो 5 दर्जन संतरों का क्रय मूल्य कितना है, 60 रुपए से खरीदे थे, 5 थे, तो किससे गुणा करी तो हो गया 300। 6 संतरे खराब निकल गए, तो शेष संतरे कितने बचे, 5 गुना 12 घटाव 6 यानी कि 60 घटाव 6 54 संतरे बचे। 12 संतरों का विक्रय मूल्य 70 है, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य 70/12 और 54 संतरों का विक्रय मूल्य कितना है, 70/12 गुना 54 से काटा, 2 6 12, 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसे काटा 3, 3 दूनी 6, 3 2 से इसे काटा, 2 1 2 3 6, 2 5 35 गुना 9 कर दिया, तो ये हो गया 300। विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 315 में से 300 को घटा दिया, 15 आ गया, 15 रुपए। अब हमें लाभ किसमें बताना है, प्रतिशत बताना है। लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, 15 गुना 100 बटे 300, इससे ये कट गया, 3 पंजे 15, तो ये हो गया 5%। तो रमेश को 5% लाभ। अब उदाहरण नंबर 8 से समझ। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 30 में खरीदकर 33 में बेच दी। दूसरे पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 50 में खरीदकर 54 रुपए में बेच दी। बताइए किस पुस्तक विक्रेता का लाभ प्रतिशत अधिक है। तो पहले पुस्तक विक्रेता का लिए लाभ प्रतिशत निकालेंगे। पुस्तक का क्रय मूल्य 30 है, पुस्तक का विक्रय मूल्य 33 है, लाभ बराबर 33 माइनस 30 यानी कि 3 रुपए, और लाभ प्रतिशत लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, 3 गुना 100 बटे 3, ये हो गया 10। तो पहले पुस्तक का विक्रेता को 10% लाभ हुआ। और दूसरे पुस्तक विक्रेता के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य 50 है, पुस्तक का विक्रय मूल्य 54 है, लाभ बराबर 54 में से 50 घटाया 4, लाभ प्रतिशत लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य 4 गुना 100 बटे 50, इससे कटा 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। दूसरे पुस्तक विक्रेता को 8% लाभ हुआ। तो पहले इसे 8 हुआ है, उसे 10 हुआ था, तो उसे ज्यादा लाभ हुआ ना, तो इसका उत्तर हो गया अतः पहले पुस्तक विक्रेता को लाभ प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज यानी कि सिंपल। पढ़ते हैं इसे। मान लीजिए हमें अपना व्यापार या अन्य कार्यों के लिए रुपयों की आवश्यकता है। हम किसी बैंक या व्यक्ति से रुपए उधार लेते हैं। उधार लिए गए इस धन को मूलधन कहते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद हमें उधार लिया गया धन लौटाना होता है। इस धन के साथ हमें कुछ अतिरिक्त धन भी देना पड़ता है, तो उस अतिरिक्त धन को क्या कहते हैं, ब्याज। और मूलधन और ब्याज का योग ही मिश्रधन कहलाता है। यानी कि मिश्रधन बराबर मूलधन जमा ब्याज, मूलधन बराबर मिश्रधन घटाव ब्याज, ब्याज बराबर मिश्रधन घटाव मूलधन। रुपए 100 के मूलधन पर 1 वर्ष के लिए प्राप्त ब्याज को ब्याज दर कहते हैं। ब्याज दर को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, ब्याज की दरें प्रतिशत तिमाही, प्रतिवर्ष, छमाही या प्रति रुपये प्रति मास के रूप में भी होती। उदाहरण नंबर 1 से समझते। किशन ने बैंक से 12,000 का ऋण लिया। 1 वर्ष बाद उसने 13,230 देकर ऋण चुकता कर दिया। उसने 1 वर्ष में कितना ब्याज दिया है। मूलधन दे रखा है 12,000, समय है 1 वर्ष, लौटाई गई राशि यानी कि मिश्रधन है 13,230। तो ब्याज कितना हो गया, मिश्रधन माइनस मूलधन, इसमें से घटाया 1230 रुपये हो गया। तो उसने 1 वर्ष में 1230 रुपये ब्याज दिया, और ये इसका उत्तर। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। 5% वार्षिक की दर से 800 का 3 वर्ष का ब्याज बताइए। मूलधन 800 है, समय 3 वर्ष है, वार्षिक ब्याज कितना है 5%। तो 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज 5 रुपए है। 1 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज 5/100, तो 800 पर 1 वर्ष का ब्याज 5/100 गुना 800, ये हो गया 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 5 अट्ठे 40 रुपए। 800 पर 3 वर्ष का ब्याज, तो 40 गुना 30 यानी कि 120। आज 5% वार्षिक दर की दर से 800 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज 120 रुपए होगा। दूसरी विधि भी है किसकी, दूसरी विधि का है 1 वर्ष का ब्याज 800 का 5% निकाला,
40 हो गया, 3 वर्ष का ब्याज से गुणा कर दी तो इसको, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 3। 8% वार्षिक ब्याज की दर से 800 का 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। इस अवधि के बाद जो मूलधन देना होगा वह भी ज्ञात की। 8% मूलधन दे रखा है 800, समय 4 वर्ष और ब्याज दर है 8%। 100 पर 1 वर्ष का ब्याज 8 रुपए है, तो 1 पर 1 वर्ष का ब्याज 8/100, 800 पर 1 वर्ष का ब्याज 8/100 गुना 800, ये हो गया 64 रुपए। 800 पर 4 वर्ष का ब्याज 64 गुना 4 यानी कि 256। विषधन कितना हो गया, मूलधन जमा ब्याज, मूलधन है 800, विषधन ब्याज है 256, तो ये हो गया 1056। तो 4 वर्ष बाद 800 का ब्याज 256 और मूलधन 1056 होगा। और यही हमारा हो गया। उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज और मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन कितना है 2500, समय दे रखा है 3 वर्ष और ब्याज दर है 12%। तो 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज 12 रुपए, 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज 12/100 और हमें बताना है 2500 का 1 वर्ष का वार्षिक ब्याज 12/100 गुना 25, 2 शून्य इसकी से गुणा करी तो ये 300। 3500 का 3 वर्ष का ब्याज 300 गुना 3 900। बीजधन कितना हो गया, मूलधन जमा ब्याज, इसमें इसे जोड़ दिया, 2500 में से हमने 900 को जोड़ दिया तो ये हो गया 3400 रुपए। तो 3 वर्ष बाद 3500 का साधारण ब्याज 62 और मूलधन हो गया 4760 होगा, ठीक है। उदाहरण नंबर 5 देख। अर्पणा ने 10,000 के 3/1/2 वर्ष के लिए बैंक में जमा करा है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो, अवधि पूरी होने पर उसे कितना धन मिलेगा। मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, वार्षिक ब्याज की दर दे रखी है, ठीक है। तो लिखेंगे 100 का 1 वर्ष का ब्याज 6 रुपए, 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज 6/100 और 10,000 का 1 वर्ष का ब्याज 6/100 गुना ये 600 रुपये। अब 10,000 का 3 से 2 बटे वर्ष अर्थात 7/2 वर्ष का ब्याज, तो ये हो गया 600 गुना 7/2, 2 से काटा 2 दिया 7 21। विषधन कितना हो गया, मूलधन जमा ब्याज, ये हो गया मूलधन और ये ब्याज 12,100 रुपये हो गया। तो अतः 3 से 1/2 वर्ष की अवधि पूरे होने पर अर्पणा को 12,100 रुपये मिलेंगे। का उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। राम नरेश ने एक सरकारी समिति में 8 बोरी यूरिया खाद 350 रुपये बोरी के भाव से उधार लिए। यदि इस पर 12% वार्षिक ब्याज देना हो तो वर्ष के अंत में तो कितना धन लौटाना है। 8 बोरी यूरिया खाद का मूल्य 350 गुना 8 यानी कि 2800 रुपये तो हो गया। मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, वार्षिक ब्याज दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 12 रुपये, तो 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 12/100 और 2800 का 1 वर्ष का ब्याज 12/100 गुना 2800। इस 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, इससे गुणा करी तो ये हो गया 336 रुपये। अब हमने क्या किया, मिश्रधन का फॉर्मूला क्या है, मूलधन जमा ब्याज, इसमें से इसको 2800 में 336 जोड़ दिया तो हो गया 3136। तो अतः उसे वर्ष के अंत में समिति को 3136 लौटाने होंगे। उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। किस वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में किसी धन का मिश्रधन 3 गुना हो जाएगा। मान लीजिए मूलधन 100 है तो प्रश्न के अनुसार मिश्रधन बराबर मूलधन का 3 गुना यानी कि मूलधन गुना 100 कि 300। ब्याज है मिश्रधन माइनस मूलधन, 300 में से 100 को घटाया तो 200 रुपये हो गया। 100 रुपये का 10 वर्ष का ब्याज 200 हो गया, तो 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 200/10 यानी कि 20। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी हो गई, 20%। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसका अभ्यास आप स्वयं करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय बच्चों।